आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं पी के साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का ये सेकंड वीडियो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है। उम्मीद करता हूं आपको पहला वीडियो अच्छा लगा होगा। हम क्वेश्चन के दायरा और बढ़ाएंगे। जैसे ही आप लोगों का समर्थन मिलता है, अधिक से अधिक यदि शेयर करते हैं, देखते हैं, तो हम जरूर और मेहनत करेंगे और आपके सामने जो पिछले प्रश्नों में जो पूछे जा चुके हैं, सीजी टेट हो, सी टेट हो, उनका संकलन और थोड़ा सा विस्तार करते हुए आपके सामने जरूर रखेंगे। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने रखते हैं। पहला प्रश्न है साथियों, विकास। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, विकास शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है, एक आयामी है या वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। तो साथियों यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि विकास वाकई में है क्या। विकास जीवन पर्यंत चलने वाले एक है ना, जीवन पर्यंत चलने वाला एक गतिविधि है। तो शरीर के मध्य से विकास जब देखेंगे, इसके चरण को देखेंगे, तो मध्य से, शरीर के मध्य से बाहर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, एक आयामी वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता। तो विकास वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। ये एक आयामी नहीं, बहुआयामी है, नीचे से ऊपर नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। शरीर के मध्य से बाहर की ओर शरीर का विकास होता है, एक पुंज की ओर होता है। तो ये हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन में देख सकते हो, समकालिक सिद्धांत बचपन को मानते हैं। जो समकालिक सिद्धांत है वो बचपन को किस रूप में मानते हैं? ये या क्या ये सामाजिक संरचना है, सभी संस्कृतियों में पवित्र काल है, बहुत अधिक व चिंता का काल है, किशोरावस्था तक का काल है। तो साथ ही इसका सीधा सीधा आंसर है, समकालिक सिद्धांत जो होता है वो एक सामाजिक संरचना को मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे, विकास का वह चरण जब कोई जीव सबसे तेजी से किसी विशेष कौशल या विशेषता को प्राप्त कर सकता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए संवेदनशील अवधि, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, विकासात्मक विलंब, या चौथा संज्ञानात्मक स्थिरता। तो साथियों सबसे पहले ऑप्शन को, ऐसा ऑप्शन को हटा दीजिए जो इससे संबंधित नहीं रखते। जैसे तेजी से, कोई जीव तेजी से किसी विशेष कौशल या विशेषता को सीखते हैं, इसमें साफ ये कहा जा रहा है कि तेजी से सीखते हैं किसी कौशल को। तो आप इसमें जो स्थिरता है, विलंब है ना, असंवेदनशील तो हो नहीं सकता, ये तत्परता हो जाता है संवेदनशील, अति संवेदनशील या संवेदनशील माना जाता है। तो ये आपका बिल्कुल गलत है। आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहता क्या है ना, जब किसी छोटे बच्चे को बड़े बच्चे या अधिक कठिन वाले सवाल दे देते हैं, किसी कार्य को दे देते हैं, तो बड़ों की मदद से वो कार्य को सीख लेते हैं, तो उसको कहा जाता है कि तेजी से सीखना। इसी को बोला जाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो सीधी सी बात है, ये जो चरण है वो क्या कहलाता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन भी देख लीजिए, ये रहा ऑप्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सीमा हर पाठ को जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास के खालिस्तान सिद्धांत को दर्शाता है। तो पहला आपके सामने है व्यक्तिगत भिन्नता, दूसरा दिया है अंतः संबंध, तीसरा दिया है निरंतरता, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सभी जो है देखेंगे तो विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। लेकिन इस अनुसार आप देखेंगे तो कोई बच्चा आप देखेंगे तो एक तो घर के वातावरण, पर्यावरण या समझ लीजिए माहौल के आधार पे होता है। तो कोई बच्चा जो है सीखने की गतिविधि जो होती है सबकी अलग अलग होती है, भिन्न होती है। भले उसकी उम्र हो, जैसे भी हो, समान हो सकता है, लेकिन सीखने की गति जो है वो बहुत अलग होता है। कोई बच्चा प्रतिभाशाली होता है, कोई सामान्य होता है, कोई मंद बुद्धि होता है। तो यह व्यक्तिगत भिन्नता के कारण ये सिद्धांत को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5वां।
साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे लेव वाइगोस्की के अनुसार क्या होता है, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। स्कीमा के परिकलन में बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह चौथा, बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे तो सभी जो है आपको क्या लगेंगे, सही लगेंगे। लेकिन पूछा क्या है, लेव वाइगोस्की के अनुसार पूछा है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास यदि पियाजे के अनुसार देखें तो विकास चरणों में होता है। आपका स्कीमा से संज्ञानात्मक विकास की भी अग्रसर होता है। भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका भी है। बच्चे अधिग्रहण द्वारा अंतर भाषा भी सीखते हैं। लेकिन इसके अनुसार क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर होगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6वां नंबर का। यहां पे आप देखिए, एक विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अब यहाँ पे आपको एक दिमाग आपको लगाना होगा कि पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, सिद्धांतों को किसने दिया है, बस इतना याद रखना है। तो इसमें से नाम आपको समझ में आ रहा होगा, हार्वर्ड गार्डनर ऐसा है जो बहुत सारे बुद्धियों का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो इसीलिए एकल बुद्धि को नकारा है, तभी तो बहुबुद्धियों का सिद्धांत दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर का। देखिए, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है ना। जो छात्र केंद्रित शिक्षा पेडागोजी जो होता है उसकी विशेषता क्या है, तो यहाँ पे आप समझिए, जो नकारात्मक चीज है, जो इससे अलग है, उसको हटा दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, ये छात्र केंद्रित नहीं हो सकता। ठीक है, योग्यता के आधार पर विद्यार्थी को नामांकित भी नहीं कर सकते, ना ही उसका वर्गीकरण कर सकते हैं यदि छात्र केंद्रित हो। तो याद करने के लिए भी हम नहीं कह सकते। तो हमारे पास बी, सी और डी तो हट गया, बचा क्या, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। अलग अलग बच्चों का अलग अलग अनुभव होता है, यदि उस अनुभव को लेकर के उस बच्चे को आप सिखाएंगे तो ये छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र का बेस्ट विशेषता होती है ना। आप करके देख सकते हैं आप। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वां आपके सामने रखते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 8वां, यहां पे जैसे मैंने छात्र केंद्रित बताया उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, पहला ऑप्शन है आपके पास बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, दूसरा है बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिक्षेत्र में अधिगम, या डी वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते। तो यहाँ पे देखेंगे वे गतिविधियां जब बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, बाल केंद्रित कर रहे हैं, तो खेल बिल्कुल शामिल होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। प्रतिबंधित परिक्षेत्र में हम बैठा नहीं सकते है ना, लेकिन यहाँ अधिगम करने के लिए बोल रहे थे, हमारा से गलत होगा। किसी बच्चे के कोने में बैठ जाना, ये कोई बाल केंद्रित नहीं हुआ। तो बच्चा क्या हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए हस्तपरक गतिविधियां, मतलब बच्चों को जितना आप गतिविधि कराएंगे, एक्टिविटीज कराएंगे, तो वो बाल बच्चों के आधार पर एक्टिविटी कराएंगे तो बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं आप, प्रश्न क्रमांक 9वां। तो साथ ही ये प्रश्न क्रमांक 9वां है। देखिए यहां पे प्रश्न क्या लिखा है, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी, किसके द्वारा, स्टर्न के द्वारा, टर्मन के द्वारा, गेल्टान के द्वारा या बीने के द्वारा, है ना। तो ये चार आपके पास वैज्ञानिक है, इनमें से किसने दिया था। तो बुद्धि लब्धि आपको पता होगा, आईक्यू बराबर क्या निकालते हैं, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100, है ना। जब मानसिक आयु को वास्तविक आयु से भाग देते हैं, 100 से गुना करते हैं, ये जो फार्मूला होता है बुद्धि लब्धि आईक्यू का होता है। तो इसे किसने दिया था, स्टर्न ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 10वां। प्रश्न क्रमांक 10वां बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया भी है।
यहाँ पे देखिए, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती हैं कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। मतलब यदि कोई बच्चा, किसी को आप गणित पढ़ा रहे हो, तो गणित पढ़ा ऐसे वो शिक्षिका ऐसा मतलब ध्यान देती है, हमेशा समझाती है, ऐसा समझा रही है कि मैं जो भी पढ़ा रही हूं तो इसका रूप आप दूसरे में भी कर सकते हैं, दूसरे रूप में भी कर सकते हो, इस प्रकार से उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे किसको बढ़ावा मिलता है? पुनर्बलन को, ज्ञान के सहसंबंध या अंतरण को, व्यक्तिगत भिन्नताओं को, या शिक्षार्थी स्वायत्तता को। तो ऑप्शन नंबर ए पुनर्बलन मतलब क्या होता है? इसमें तुरंत पुनः काम करने का बल मिलता है, पहला। तीसरा आप देखेंगे व्यक्तिगत भिन्नता तो हो नहीं सकता, इसको हटा दीजिए। ये स्वतंत्र हो ही नहीं सकता, मतलब इससे कि बच्चा स्वतंत्र हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन एक ज्ञान को दूसरे ज्ञान में प्रयोग कर रहे हो, आप जोड़ रहे हो, तो सीधी सी बात है ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण से इसका देखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, बाकी रॉन्ग होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आपके सामने, प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 देखिए, सीखने के लिए आकलन अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, अलग करने, रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है, ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है, विशिष्ट होता है और अपने आप में कई आकलन गतिविधि है। देखो ये 2014 में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो रैंक देने की सवाल ही पैदा नहीं होता सीखने के आकलन में। ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पे बल दिया जाता है, ये भी एक तरफा हो गया, एक तरफा कभी नहीं होता। विशिष्ट है या आकलन गतिविधि है, ये भी क्या है, थोड़ा सा करीब है लेकिन उतना भी करीब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। जो सीखने के लिए आकलन का मतलब क्या होता है? जब किसी बच्चे को आप पढ़ा रहे हो तो तुरंत उसका आकलन किया जाता है कि बच्चा कितना सीखा है, और उस बच्चे के सीखने के तरीके को आप आकलन कर लिए तुरंत। कि मान लीजिए बच्चों को आपने कहा कि बेटा चलो 4 गुना 5 कितना होता है, उसने बता दिया 20 होता है। किसी बच्चे को आपने उठा दिया 6 गुना 4 कितना होता है, 24 होता है। तो आप कहेंगे ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने सीखा है, करके बता दिया। तो बच्चों क्या करेंगे? अभिप्रेरणा मिलेगा, वो सीखेंगे और उसको क्या करेंगे? उसको बढ़ावा मिलेगा। या किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी प्रश्न पूछिए तो उन्होंने आकलन करेगी ना सीखा है कि नहीं सीखा है। तो सीखने के लिए आकलन को उस प्रकार से देखा जाता है। तो अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 12 देखिए, प्रश्न क्रमांक 12 क्या कहता है? निम्नलिखित में से खाली स्थान के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। अधिगम अक्षमता मतलब अधिगम में बाधा आना। तो किसके कारण अधिगम में बाधा आ सकता है? तो यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। मंदिरा का प्रसव पूर्व सेवन भी करते हो तो आपको अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। मन बुद्धि है तो हो सकती है। शैशव काल के दौरान दिमागी बुखार है तो भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। इसके कारण से अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं हो सकती। तो ए सी, अब ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखते हैं 12 के बाद 13 नंबर का, तो 13 नंबर का क्या कहता है? प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को खाली स्थान से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय के लिए कहा जा सकता है। कहा जा सकता, अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। किसको? प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, क्या प्रतिभाशाली छात्रों को हम जो है समझने के लिए और कह सकते हैं? क्या सृजन के लिए कह सकते हैं? विश्लेषण करने के लिए कह सकते हैं? स्मरण करने के लिए कह सकते हैं? स्मरण के लिए तो हम कह नहीं सकते हैं, इसको याद करने के लिए। विश्लेषण, उसको अधिक समय तक विश्लेषण करने के लिए कहना भी उचित नहीं है। वो तो ऐसे भी प्रतिभाशाली छात्र है तो समझ, अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए भी नहीं कह सकते। लेकिन प्रतिभाशाली बच्चों को हम कह सकते हैं कि नए नए चीज क्रिएट करिए। नए चीज आप क्रिएट करते, अधिक समय आप उसमें दीजिए, नए नए चीज करते रहिए। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर का क्वेश्चन। ये पाठ्यचर्या से संबंधित है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। तो ऑप्शन नंबर ए सत्तावादी, अधिनायकीय, अनुमतिपरक या सुविधादाता।
देखेंगे तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अनुसार एक शिक्षक को केवल और केवल क्या माना है, मार्गदर्शक के रूप में या सहयोगी के रूप में माना गया है। किसके रूप में? सहयोगी। अब उसी को क्या बोला गया है? सुविधादाता बोला गया है। तो ए, बी या सी गलत है, हमारा डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं मैं। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए। भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत योजना का समर्थन करता है? तो ये थोड़ा सा अनुभविक प्रश्न है, मान के चलिए, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता। व्यवहारवादी है, सामाजिक, समाज संस्कृति के संज्ञानात्मक है, मानवीय है। तो ये जो दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि भोजन से बच्चे जो लालायित होते हैं और साथ में बच्चे जो है स्कूल आते हैं, मतलब उसकी संख्या बढ़ती है। देखा जाए तो बच्चे की उपस्थिति बढ़ाने के लिए एक मध्याह्न भोजन की शुरुआत किया गया है। पोषक तत्व तो उसको मिल जाए, अल्पाहार के रूप में मिलता रहे गरम गरम। तो इस उद्देश्य से इसको मध्याह्न भोजन प्रारंभ किया गया है। तो इस योजना के अंतर्गत देखिए तो मानवीय योजना समर्थन इसका ये सिद्धांत समर्थन करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये 15 प्रश्न मैंने इसलिए बनाया है कि ताकि लंबा ना बने। यदि ये मेरे वीडियो को समर्थन मिलता है, अधिक से अधिक लोग देखते हैं, तो मैं जरूर और प्रयास करूंगा और मेहनत करूंगा। 15 का 20 होगा, 20 का 25 होगा, 25 का 30 भी हो सकता है यदि समर्थन मिलता है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।